वेलकम टू एस.के.आर. स्टडी पॉइंट। एस.के.आर. स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस.के.आर. स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 12 जून और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 12 जून का करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 12 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित फैक्ट लिख दिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एस.के.आर. स्टडी पॉइंट से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा देहिंग पटकाई। जी हाँ दोस्तों, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को ही असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा देहिंग पटकाई। दोस्तों, देहिंग पटकाई पहले एक वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ करता था। इसे असम सरकार ने असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। दोस्तों, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को पहले वर्षा वन के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जाना जाता था? वर्षा वन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को मान्यता कब मिली थी वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में? तो वो मिली थी आपकी 2004 में। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में मान्यता 2004 में मिली थी। और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है आपका 111.19 वर्ग किलोमीटर। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 111.19 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, अब इससे संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। तो देश में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान और 544 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वर्तमान समय में 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। कितने? 103 राष्ट्रीय उद्यान और 544 वन्यजीव अभ्यारण्य 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश में हैं। दोस्तों, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हैं? तो वो हैं आपके मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने कितने हैं? प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान समय में हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल कितना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का? तो इसका क्षेत्रफल है आपका 4400 वर्ग किलोमीटर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है देश का? तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का है, जो कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है देश का। और यह स्थापित कब किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हैले नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा नाम हैले नेशनल पार्क है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में फेसबुक कंपनी ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फूर्ति प्रिया। जी हाँ दोस्तों, स्फूर्ति प्रिया को ही सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फूर्ति प्रिया। दोस्तों, अब फेसबुक के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो फेसबुक कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 2004 में फेसबुक कंपनी की स्थापना हुई थी। और फेसबुक के सीईओ कौन हैं? तो वो हैं आपके मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक के संस्थापक तो वो भी मार्क जुकरबर्ग ही हैं। और फेसबुक कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका कैलिफोर्निया में फेसबुक कंपनी का मुख्यालय है। दोस्तों, फेसबुक ने इन्हें स्फूर्ति प्रिया को
भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त क्यों किया है? तो वो क्या है, इसलिए कि केंद्र सरकार के हाल ही में आए आईटी रूल के अनुसार भारत में सोशल मीडिया कंपनियों की देखरेख के लिए कि कोई भी सोशल मीडिया पर गलत अफवाह या किसी भी प्रकार की कोई भी गलत बातें शेयर ना करे, उसी चीज़ की बात को मद्देनज़र रखते हुए ही फेसबुक कंपनी ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर स्फूर्ति प्रिया हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। जी हाँ दोस्तों, अल सल्वाडोर बिटकॉइन को दुनिया में पहला कानूनी मान्यता देने वाला देश बन गया है, अल सल्वाडोर। दोस्तों बिटकॉइन के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी होती है। इसका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता है। जिस प्रकार कि भारत की करेंसी रुपया है, उसका भौतिक स्वरूप एक कागज़ के नोट पर प्रिंट हुआ होता है, उसी प्रकार बिटकॉइन का कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता है। यह एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी होती है। तो इसे कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। दोस्तों अल सल्वाडोर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो यह मध्य अमेरिका का देश है अल सल्वाडोर, और इसकी राजधानी क्या है? सान सल्वाडोर अल सल्वाडोर की राजधानी है। इसके राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले, और इसका क्षेत्रफल है 2100 वर्ग किलोमीटर अल सल्वाडोर का क्षेत्रफल है। और दोस्तों इसकी वर्तमान जनसंख्या 68 लाख है अल सल्वाडोर देश की। दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर, और यह मध्य अमेरिकी का देश है, और इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी सान सल्वाडोर। राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके नाइक बुकेले, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2100 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या हो जाएगी 68 लाख। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे। जी हाँ दोस्तों, अनूप चंद्र पांडे को ही हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान समय में? तो वो हैं आपके सुशील चंद्रा, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की, और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। दोस्तों इनके बारे में कुछ और बता दूं तो इनके कार्यकाल कितना होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु पूरे होने तक इनका मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक इनका कार्यकाल होता है। और दोस्तों अब प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे देश के? तो वो बने थे आपके सुकुमार सेन, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे। इनके वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो वो हैं आपके सुशील चंद्रा। और नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो बने हैं आपके अनूप चंद्र पांडे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपका कार्यकाल हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त का हो गया 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल हो गया 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे देश के सुकुमार सेन, देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
डेवी हैबिट। जी हाँ दोस्तों, डेवी हैबिट ही हाल ही में इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं, डेवी हैबिट। दोस्तों, जिस प्रश्न में आवश्यकता होगी इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखने की, तो मैं उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखता चला जाऊंगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। जी हाँ दोस्तों, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड देश के लिए इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं, जेम्स एंडरसन। दोस्तों, इन्होंने कुल कितने टेस्ट मैच खेले हैं? तो इन्होंने 162 टेस्ट मैच अब तक यह खेल चुके हैं। और इन्होंने 162वां टेस्ट मैच कहाँ खेला है? तो वो खेला है बर्मिंघम में, 162वां टेस्ट मैच खेला है। दोस्तों, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। उनका इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, एलिस्टेयर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय यादव। जी हाँ दोस्तों, संजय यादव हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय यादव। दोस्तों, इलाहाबाद के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो वो था आपका प्रयागराज, और बाद में इसका इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया गया? तो इलाहाबाद रख दिया गया। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने, जो कि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका नया नाम क्या रखा है? तो इन्होंने इसका नया नाम रखा है प्रयागराज। दोस्तों, प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर? गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित प्रयागराज है। और दोस्तों, इनके संगम स्थल को क्या कहा जाता है? तो इनके संगम स्थल को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रयागराज में कुंभ मेला भी लगता है, जो कि हर साल 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, जो कि हाल ही में 2021 में जनवरी महीने में लगा था इलाहाबाद में कुंभ मेला। दोस्तों, कुंभ मेला देश में 4 स्थानों पर लगता है। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? एक तो है आपका प्रयागराज, एक जो कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम स्थल पर है, दूसरा संगम स्थल पर स्थित है। दूसरा है आपका नासिक, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। और तीसरा है आपका हरिद्वार, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। और चौथा है आपका उज्जैन, जो कि शिप्रा या फिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ कहाँ पर? प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार और उज्जैन में प्रत्येक 4 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों, नासिक में एक मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस भी स्थित है। नासिक में कहाँ पर? नासिक में मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस भी स्थित है, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दोस्तों, उज्जैन के बारे में मैं आपको बता दूं कि उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उज्जैन का पुराना नाम क्या है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में RS सोढ़ी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से हाल ही में RS सोढ़ी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, RS सोढ़ी कौन है? तो RS सोढ़ी वर्तमान में अमूल दूध के प्रबंध निदेशक हैं। RS सोढ़ी वर्तमान में अमूल दूध के प्रबंध निदेशक हैं, और इन्हें एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में। दोस्तों, यह पुरस्कार एशिया उत्पादकता संगठन यानी कि APO टोक्यो की ओर से दिया जाता है, और यह हर 5 साल में दिया जाता है। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार
एशिया उत्पादकता संगठन APO की ओर से दिया जाता है हर 5 साल में। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑकलैंड। ऑकलैंड शहर जो कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर है। और यह किस देश का शहर है? तो यह न्यूजीलैंड देश का शहर है ऑकलैंड, जो कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किस आधार पर इंडेक्स जारी करता है कि जो इस बार जो इन्होंने इंडेक्स जारी किया है वह कोविड-19 नियंत्रण के विस्तार को रोकने के लिए किस शहर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, उस आधार पर यह ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया है कि किस शहर में रहने योग्य स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑकलैंड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑकलैंड। और दोस्तों यह ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU यह रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। दोस्तों अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो दुनिया के शीर्ष 3 रहने योग्य शहर कौन कौन से हैं इस रिपोर्ट के अनुसार? तो पहला है आपका ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का है, दूसरा है आपका ओसाका जो कि जापान का है, और तीसरा है आपका एडिलेड जो कि ऑस्ट्रेलिया देश का शहर है। और दुनिया के 3 सबसे अरहने योग्य स्थान जहाँ पर रहने योग्य स्थान नहीं है तो वो हैं आपके दमिश्क जो कि सीरिया का शहर है। कौन सा? दमिश्क जो कि सीरिया देश का एक शहर है, और दूसरा है लागोस जो कि नाइजीरिया का है, और तीसरा है पोर्ट मोरेस्बी जो कि न्यू गिनी का शहर है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि ICRA ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.5%। जी हाँ दोस्तों, ICRA ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की GDP 8.5% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों मैंने हाल ही में अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए अब भारत की GDP कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया था? तो वो लगाया था आपका 8.3%। विश्व बैंक ने भारत की GDP 8.3% रहने का अनुमान लगाया था। दोस्तों इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। तो GDP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP की फुल फॉर्म होती है। अब दोस्तों ICRA के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो ICRA का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका गुड़गांव, भारत में गुड़गांव में इसका मुख्यालय है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वो हैं आपके अरुण दुग्गल, इसके चेयरपर्सन हैं ICRA के। और ICRA की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 16 जनवरी 1991 को ICRA की स्थापना हुई थी, 16 जनवरी 1991 को। दोस्तों ICRA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ICRA की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलोत्तमा सोमने। जी हाँ दोस्तों, तिलोत्तमा सोमने ही हाल ही में UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तिलोत्तमा सोमने। और दोस्तों इनका इस फिल्म में नाम क्या था? तो इनका फिल्म में नाम था नथुनी
इस फिल्म में नाम था। दोस्तों इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। तो यह इन्हें किस फिल्म के लिए मिला है? तो इसकी फिल्म का नाम है राहगीर द वेफेयर्स। किसके लिए मिला है? राहगीर द वेफेयर्स के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों जब फिल्म इतनी महत्वपूर्ण है तो उसके निर्देशक भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके निर्देशक कौन हैं? तो इसके निर्देशक हैं गौतम घोष। जी हाँ दोस्तों, गौतम घोष इस फिल्म के निर्देशक हैं, राहगीर द वेफेयर्स के। दोस्तों इनके बारे में एक बात और बता दूं कि गौतम घोष को ही यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी मिला है। भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी गौतम घोष को दिया गया है। और दोस्तों यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल का यह कौन सा संस्करण था? तो यह इसका 23वां संस्करण था 2021 में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल का। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 अनाथों के लिए असम सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम सरकार। जी हाँ दोस्तों, असम सरकार ने ही अनाथ बच्चों के लिए, इसमें एक मिस्टेक हो गई, मैं लिखना भूल गया कि शिशु योजना की शुरुआत की है असम सरकार ने। अनाथ बच्चों के लिए शिशु योजना की शुरुआत की है। दोस्तों अब शिशु योजना के अंतर्गत क्या होगा कि इस शिशु योजना के अंतर्गत जब तक जो अनाथ बच्चे हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, उन बच्चों को असम सरकार 8,07,81,200 रुपये देगी असम सरकार, जब तक वह 24 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर लें। 24 वर्ष की आयु के बाद उनके खाते में यह राशि दे दी जाएगी और मासिक रूप से उन्हें 3500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे अनाथ बच्चों के लिए। दोस्तों अब असम की बात हो रही है तो असम के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? तो वो हैं आपके हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं आपके जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। असम की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी दिसपुर। और असम की भाषा क्या है? तो वह है आपकी मुख्य भाषा असम की असमिया। और असम का क्षेत्रफल कितना है? तो वह है आपका 78,438 वर्ग किलोमीटर असम का क्षेत्रफल है। और असम में कौन सी जनजाति रहती है मुख्य रूप से? तो वो रहती है आपकी बोडो जनजाति। और असम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपके 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों असम ने कौन सी योजना शुरू की है? तो वो की है आपकी शिशु योजना, जिसके अंतर्गत कोविड-19 से संक्रमित जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है कोविड-19 बीमारी के कारण, उन बच्चों को असम सरकार मासिक रूप से 3500 रुपये देगी। और जो बच्चे 10 वर्ष से कम के हैं उन्हें अनाथ आश्रम में रखा जाएगा और उन्हें उनकी देखभाल, उनकी शिक्षा का दायित्व सब असम सरकार उठाएगी। और दोस्तों इनके बारे में कुछ और बातें बता दूं तो असम के मुख्यमंत्री हो गए आपके हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हो गए जगदीश मुखी, राजधानी हो गई दिसपुर, भाषा हो गई असमिया और क्षेत्रफल हो गया इसका 78,438 वर्ग किलोमीटर। मुख्य जनजाति हो गई आपकी बोडो और असम राज्य की स्थापना हो गई 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों मैंने 12 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी डेली करंट अफेयर से संबंधित वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।